सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नरीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल जोरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लास्ट नाइट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में क्लेम किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिन्यू करने जा रही है फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को सूबों के साथ, और केपीके की जो गवर्नमेंट है वो भी इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो आप क्या कहेंगे सारे सिनेरियो में? नहीं, देखिए, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उनमें तो कोई गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर सकती। देखें, अब जो ये आईएमएफ की कंडीशन है, आईएमएफ के साथ साथ गारंटर है, तो अब अगर केपी गवर्नमेंट कहेगी मैं वफाक का नहीं मानती तो वो तो बगावत के जुमरे में आएगा ना। जो इंटरनेशनल जी। ऑब्लिगेशंस हैं वो सब ने मिलकर पूरी करनी है। डिफॉल्ट करेगा तो केपी, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो केपी भी डिफॉल्ट कर जाएगा। तो केपी आइलैंड थोड़ी है कि ऐसे केपी है। डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर आईएमएफ की किस्त रुकेगी तो उसका इफेक्ट केपी पर भी आएगा। तो ये सवाल कि जी केपी सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिकली तो ठीक बात है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर सूबे में किसी मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत है तो उसने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पर वफाक का साथ ना दिया हो। क्योंकि ये तो नेशनल ठीक है। इंटरेस्ट का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है। सिर्फ एक ही मिसाल है पाकिस्तान में, इमरान खान की, जिनकी हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने आईएमएफ का मुआहदा तोड़ दिया था। वरना आज तक जी। जहां हुकूमतें गई भी हैं, हुकूमतें आई भी हैं, किसी ने पाकिस्तान के सोवरेन एग्रीमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने पाकिस्तान को ठीक है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। तो मेरे ख्याल में ये तहरीक गंडापुर ने, आपको याद है इससे पहले भी जो इजलास हुए हैं वजीर आजम हाउस में जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला आते हैं, तो गंडापुर उसमें शिरकत करती हैं। और उनकी ऐसे ही है, करते हैं। भी है जिसमें चारों वज़राए आला मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वफाकी हुकूमत का बाइकाट किया हुआ है या वफाकी हुकूमत ने केपी हुकूमत का बाइकाट किया हुआ है। ऐसा भी नहीं है। वफाक से केपी को पैसे जा रहे हैं मुसलसल, जिससे केपी चलता है। केपी की अपनी आमदन क्या है? ठीक है ना, केपी तो इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ सूबा है और वफाक के पैसों से चलने वाला है। सारी सूबे वफाक के पैसों से चलते हैं, तो इसलिए ना केपी बतौर हुकूमत वफाकी हुकूमत से अलहदा हो सकता है, ना वफाकी हुकूमत बतौर हुकूमत केपी से अलहदा हो सकती है। लिहाजा ये जो वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ, क्योंकि ये आईएमएफ के नए मुआहदे में है, ये चारों सूबों ने ये नया फाइनेंशियल एग्रीमेंट करना है आपस में, ये आईएमएफ की एक कंडीशन है तो वो पूरी करनी है, तो उसमें केपी ने किया है। तो ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है, इससे इसको सियासत की नजर से ना देखा जाए। और इसको जी। सियासत की नजर से देखना भी गलत है। सियासत अपनी जगह है, पाकिस्तान अपनी जगह है, और पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह है, पाकिस्तान की बका अपनी जगह है। तो ये मामला तो पाकिस्तान की बका और माली बका के हवाले से हैं, तो बिल्कुल इसमें इसमें कोई हैरानगी वाली बात। ठीक हो गया। सर, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात दिखाई दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बड़ा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट जो है चल रहा है, किसी तरह की भी हमें कन्फ्रंटेशन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये भी र्यूमर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और सुनने में आ रहे हैं कि बिलावल जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं। तो आप बिलावल को शहबाज शरीफ की जगह क्या ज्यादा इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, और क्या ये र्यूमर्स सही है और ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब सदर हैं। अगर बाप सदर और बेटा जी। वजीर आजम हो सकता है तो फिर तो मैं कोई गुफ्तगू करूं। लेकिन अगर हमजा शहबाज के वजीर आला और शहबाज शरीफ के वजीर आजम होने पर सबको इतराज था कि बाप बेटा नहीं बन सकते और बाप बेटा का बनना गलत है, तो यहाँ भी बाप बेटे का बनना गलत होगा। पहली बात, अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं बन सकते कि बाप बेटी का बनना गलत है एक घर से, तो फिर आसिफ जरदारी सदर और बिलावल वजीर आजम कैसे हो सकते हैं? अगर बिलावल ने वजीर आजम बनना है तो आसिफ जरदारी ठीक को है। सदर से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पहली बात तो ये है। तो मुझे ये, इसीलिए मैं इस थ्योरी को नहीं बाय करता। जब आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर बन गए थे तो उन्होंने 5 साल के लिए बिलावल के वजीर आजम बनने का रास्ता खत्म कर दिया था। क्योंकि जब तक आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठे हैं, बिलावल ऐवान वजीर आजम में नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ी रुकावट ही आसिफ जरदारी की सदारत है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बिलावल 2 माह में बन जाएगा, 6 माह में बन जाएगा, वो मुझे बता दें कि आसिफ जरदारी कहाँ जाएंगे। फिर वो लोग ये भी बताएं कि बिलावल ठीक है। किस के वोटों से वजीर आजम बनेगा। क्या बिलावल नून हाँ। लीग के वोटों से वजीर आजम बनेगा? तो
110 वोट हैं नून के और 60 वोट हैं पीपल पार्टी के। तो नून लीग बड़ी जमात होकर छोटी जमात के वजीर आजम बनाकर क्यों बनाएगी? मेरी बात सुने ना, वो ओके। क्यों बनाएंगे? उनके तो 110 वोट हैं और मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 130, 35, 40 हो जाएंगे। तो ये 70-75 पे खड़े होंगे, तो आधो आध का फर्क है सीटों का। तो अददी तौर पे ये कैसे मुमकिन है कि बिलावल नून लीग को चैलेंज कर लें? नून लीग उनसे दुगनी बड़ी पार्टी है पार्लियामान में इस वक्त अददी एतबार से। ठीक है। तीसरा ये है कि वो पीटीआई की सपोर्ट से बन सकते हैं। हाँ, कल उनके गवर्नर ने ये कहा भी तो है कि पीटीआई हमारे साथ भी मिल जाए कोई, तो तमाम मामला तय हो सकते हैं। लेकिन फिर भी 20 वोट शॉर्ट है। अगर हाँ। देखें, पीटीआई के 80 सीटें हैं तो 60 इनकी हैं, 140 हैं, 172 चाहिए, फिर भी 25-30 वोट शॉर्ट है। अगर पीटीआई और पीपल पार्टी मिल भी पीपल्स जाए, पार्टी। फिर भी बिलावल वजीर आजम बनने के लिए उन्हें को 30-32 वोटों की शॉर्टेज है, जिसमें एमक्यूएम के को 18 वोट होने चाहिए होंगे और लोगों के चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो वोट भी नहीं मिलेंगे। तो क्या पीटीआई जब हाँ। एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कोई वजीर आजम ला रही होगी, तो क्या वो बिलावल होगा या वो अपना को बंदा लाना चाह रहे होंगे? वो बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी से। तो इसलिए मुझे पार्लियामेंट के अंदर अददी तौर पे तब तक बिलावल वजीर आजम बनते नहीं नजर आते जब तक बिलावल के पास वो कास्टिंग वोट ना आ जाए कि बिलावल के बगैर हुकूमत ही ना बन सके। बिलावल हाँ। पीपल पार्टी ने सिंध की हुकूमत ली है, पीपल पार्टी ने बलूचिस्तान की वजारत आला ली है, पीपल पार्टी ने ऐवान सदारत ली है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट का ओहदा लिया है, केपी का गवर्नर लिया है। ये सब कुछ उन्होंने लिया है शहबाज शरीफ को वजीर आजम सपोर्ट करने के लिए। अब क्या वो ये सब कुछ रख कर और शहबाज शरीफ से अपनी हिमायत वापस ले लेंगे? तो ये एक तो एक मुआहदा तोड़ने वाली बात है जो मुझे मुमकिन नजर नहीं आती। इसलिए ये कोई ठीक है। ख्वाब ख्याली तो हो सकती है, विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे मुझे सियासत में मौजूदा पार्लियामेंट से बिलावल वजीर आजम बनते नहीं नजर आ रहे। अगली पार्लियामेंट अगले इलेक्शन के बाद देखा जा सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट से जब तक नून लीग खुद ये फैसला ना करे कि हमने वजारत उज़्मा छोड़नी है, हमने वफाकी हुकूमत छोड़नी है, तो तब तक तो मुमकिन नहीं है। और नून लीग ऐसा क्यों फैसला करेगी? माशी शारिये बेहतर हो रहे हैं, टफ टाइम उन्होंने काट लिया है, अब तो उनको अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बेहतर करने का वक्त है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? लिहाजा मुझे ऐसा बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आता। देखें, जो लोग पार्लियामेंट है ना, ये तरमीम क्यों नहीं पास हो सकी? वोट पूरे नहीं थे। वजीर आजम कैसे हाँ। मुंतखब होता है? वोट, पार्लियामेंट के अंदर वोट चाहिए होते हैं। बिलावल ने वोट अपने 172 पूरे करने हैं। कोई मुझे समझा दे कि मुस्लिम लीग नून के बगैर 172 वोट कैसे पूरे करेंगे और वो किस तरह मुमकिन होगा? आप कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट कर लेगी, एस्टेब्लिशमेंट कर लेगी। एस्टेब्लिशमेंट कर लेगी, कैसे कर लेगी? जो पार्लियामेंट में पार्टी है उन्हीं के जरिए करेगी ना। हमें वो फॉर्मूला एल्गोरिदम बता दें जिससे 172 वोट बनते हैं, और फिर एक वोट का वजीर आजम कैसे बनेगा? उसके नतीजे में बलूचिस्तान की हुकूमत गिर जाएगी। क्या सरफराज बुख्ती वजीर आला रहेंगे? जब नून से हम मरकज खींचेंगे तो नून बलूचिस्तान उठा देगा। तो क्या आप ऐवान सदारत अपने पास रखेंगे और एक माहदे को नून लीग कहेगी कि इन्होंने माहदा तोड़ा है? तो मुझे अमली तौर पे ये मुमकिन नजर नहीं आता कि नून लीग के वोटों पे पहुंचने वाले आसिफ जरदारी अब नून लीग के मुकाबले पे बिलावल को वजीर आजम ले आएंगे। मुझे ये मुमकिन नजर नहीं ठीक हो गया सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफी नाखुश दिखाई दे रही है मोहसिन नकवी के किरदार से, वो जो उन्होंने नेगोशिएशन की मौलाना साहब से अमेंडमेंट के हवाले से। आप क्या राय रखते हैं इस पर अपनी? देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे बात कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब का अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है कि वो ये आईनी तरमीम की मुसालत करा सकें, को बार्गेनिंग करा सकें। वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और वो आसिम मुनीर के या डीजीआई के नुमाइंदे थे के तौर पे जाते होंगे। उन वो एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फेस है, आप कह सकते हैं। जैसे और भी एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फेसेस हैं, वैसे तो कुछ पार्टियां पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के फेस समझे जाते हैं। तो मोहसिन नकवी एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फेस है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पर बात कर रहे थे। जो मोहसिन नकवी के साथ फजलुर रहमान साहब ने धोखा किया, वो मोहसिन नकवी के साथ तो नहीं किया, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। अगर उन्होंने कोई बात इनकार की है तो एस्टेब्लिशमेंट को की है, अगर उन्होंने कोई वादा करके वादा खिलाफी की है तो एस्टेब्लिशमेंट से की है। तो अब ये जरूर है कि प्यार क्या है? ऑपरेटिव है उसका, जो ये सब कुछ कर रहा होता है,
उसकी स्किल भी बहुत मैटर करती है। मोहसिन नकवी साहब की स्किल बहुत मैटर करती होगी कि उन्होंने कैसे निगोशिएट किया, कैसे कायल करने की कोशिश की। ये बात अपनी जगह मुमकिन है, लेकिन अकेले मोहसिन नकवी तो बात नहीं कर रहे थे। आसिफ जरदारी भी बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ भी बात हाँ। कर रहे थे, आदम नजीर तारड़ भी बात कर रहे थे। मोहसिन नकवी का चेहरा तो इसलिए दिखाया जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। तो मेरे ख्याल में आप अकेले मोहसिन नकवी को जिम्मेदार ना ठहराएं, फिर आप कहें कि एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई। तो हमने देखा है आईएसआई में चेंजेस आ रही हैं बहुत तेजी के साथ तरमीम के डिबैकल के बाद, और आईएसआई में नई टीम आ रही है। तो आईएसआई का जो विंग पॉलिटिक्स को देखता है, उसकी जो नई टीम है उसकी नई हिकमत अमली आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाएगी। ठीक हो गया सर। लास्ट नाइट ईरान ने अटैक किया है 100 मिसाइल से इसराइल बना। आप ये देखते हैं कि क्या कोई नई आलमी जंग जो है वो छिड़ने जा रही है, और पाकिस्तान इससे कैसे इफेक्ट होगा? अच्छा, ईरान ने पहले भी ऐसे किया था। ऐसी है। तब भी इसराइल का कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। ये भी जी। अब सैकड़ों मिसाइल मारे गए हैं, लेकिन कोई इसराइल में बड़ी तबाही नहीं हुई है। ईरान के हमले से पहले पूरी हाँ। दुनिया को पता होता है ईरान ने हमला करना है। अमेरिका बता देता है कि 12 घंटे बाद हमला हो जाएगा। यूरोप बता देता है 8 घंटे बाद हमला हो जाएगा। सबके पास टाइमलाइन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है ईरान वेस्ट को एतमाद में लेके करता है। तो ये तो कैट एंड माउस का खेल मुझे लगता है कि ईरान जो है वो बस अपनी साख बचाने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ऐसे मिसाइल चलाता है, और एक दिन चलाता है, फिर अगले दिन चुप कर जाता है, और फिर कहते हैं लड़ाई खत्म हो जाती है। और उसके नतीजे में इसराइल को मजीद फलस्तीनियों को और हिजबुल्लाह को मारने का मौका मिल जाता है, और हम उसके नतीजे में मजीद तबाही देखते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये जो ईरानी हमले हैं ये एक फिक्स मैच है विद इसराइल, और मैं इनको कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं समझता। अगर जेन्युइन ईरान इसराइल लड़ाई हो तो वो तो और तरह होगी। ये जेन्युइन ईरान इसराइल लड़ाई नहीं है। ये बस फेस सेविंग के लिए ऐसा किया जाता है, वेस्ट को भी पता है। और बस ठीक है, उसके नतीजे में आप देखें ना, इसराइल ने पहले के बाद अब हिजबुल्लाह सारी, लेबनान सारा, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह तो इसराइल के एजेंडे पे चल रहा है। ईरान उसे रोकने में नाकाम है। मैं ईरान के इन हमलों को फिक्स मैच ही समझता सर हमारे आज की वीलॉग का टाइम खत्म हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।